प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गडरवारा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 6वीं। मैं आज आपको अनुनासिक और अनुस्वार शब्द वर्ण बताने जा रही हूँ। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको वर्ण और शब्द, स्वराक्षर, व्यंजन अक्षर, वर्ग ये मैंने आपको बता दिए हैं। आज मैं आपको अनुनासिक क्या होते हैं ये बता रही हूँ। अब देखिए, का वर्ग में जो आखिरी का वर्ण है, चा वर्ग में जो आखिरी का वर्ण है, टा वर्ग में आखिरी का वर्ण, ता वर्ग में आखिरी का वर्ण, पा वर्ग में आखिरी का वर्ण, ये अनुनासिक कहलाते हैं। अब कैसे बोलते हैं इनको? इंग्या, दो संज्ञा, अड़ा, ना, मा। इंग्या, दो संज्ञा, अड़ा, ना, मा वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। इनके उच्चारण में नाक से भी ध्वनि निकलती है। आप बोल के देखिए, अनुनासिक क्या होते हैं? जिनको बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है, ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। आया बेटो समझ में आपको? जिनके बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। ये कौन से हैं? वर्ग का एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, तो आखिरी का अक्षर अनुनासिक है। इंग्या, दो संज्ञा, अड़ा, ना, मा ये आपके अनुनासिक हैं। अब अनुस्वार क्या होते हैं? संस्कृत में जब वाक्य के किसी शब्द के अंत में मां हो और उसके बाद, जैसे मैं लिखकर आपको बताती हूं, जैसे ये क्या है? अहम। तो इसमें क्या है? इसको मां बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं? मां। अंत में मां हो और उसके बाद किसी व्यंजन से प्रारंभ होने वाला, अब व्यंजन कौन से कहलाते हैं? ये अपने पूरे व्यंजन है, इनसे शुरू होने वाला, व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तब मां की जगह अनुस्वार लिखा जाता है। जैसे ये क्या है? मैंने आपको बताया, जे है अहम। इसको यदि अपन ने ऐसा लिखा और इसके बाद जैसे काम है, ये मैंने आपको सीधे साधे उसमें बताया, ये व्यंजन अक्षर है। तो क्या है? ये माँ को न लिख करके इस माँ को हम इस तरह से लिख देते हैं। आया समझ में? संस्कृत में जब वाक्य के किसी शब्द के अंत में माँ हो, क्या हो? माँ हो, और उसके बाद किसी व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तब माँ की जगह अनुस्वार, ये आपका अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार लिखते हैं। यदि माँ के बाद स्वर से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तब माँ की उस स्वर से संधि हो जाती है, उसको मिला लिया जाता है। आया आपको समझ में? उस माँ से क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। अब कैसे हो जाती है? देखिए, जैसे ये आया है अपना माँ और इसके बाद आया है अपना व्यंजन। अब इन दोनों को अपन ने क्या किया? मिला लिया। तो इसको कैसे लिखेंगे? माँ का उच्चारण हम यहाँ बिंदु रख के करेंगे। अहम के ऊपर ये कर दिया, अहम गच्छामि। क्या लिखेंगे? अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। ये तो अपना शब्द है, पर ये इसका अपन क्या करेंगे? माँ है, इसकी संधि किससे हो जाएगी? अपनी आ से हो जाएगी। जब इससे आ से संधि हो जाएगी तो अहम गच्छम बन जाएगा, मैं गया था। इसका मतलब हुआ अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए, ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा। संस्कृत में जब वाक्य के किसी शब्द के अंत में माँ हो और उसके बाद वाले किसी व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तब माँ की जगह अनुस्वार लिखते हैं। यदि माँ के बाद स्वर से प्रारंभ होने वाला शब्द आए, तब माँ की
उस स्वर से माँ की उस स्वर से संधि हो जाती है। माँ की उस स्वर से संधि हो जाती है। जैसे अहम गच्छामि, ये तो व्यंजन आया, अहम गच्छामि, तो ये क्या आया है, अनुस्वार के बाद व्यंजन आया है, इसलिए ये अनुस्वार उठ के कहाँ चला गया, ऊपर। अहम और क्या लिखेंगे, गच्छामि, मैं जाता हूँ। लेकिन ये अहम, ये माँ के बाद स्वर अक्षर आया है। जब स्वर अक्षर आया है तो ये माँ का हलंत नहीं लगेगा, इससे और इसकी क्या हो गई, संधि हो गई। तो अहम गच्छम क्या हो जाएगा, ये आ यहाँ आके बैठ गया, इसका हलंत चला गया, आ का लोप हो गया, तो अहम गच्छम, मैं गया था, और ये कहाँ चला गया, भूतकाल में चला गया, इसलिए ये था आया। आया समझ में। अब ये आपको थोड़ा कठिन लगेगा, यदि समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो में फिर से देख लेना। अब विसर्ग, अब विसर्ग क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अम्म और अहा का प्रयोग संस्कृत में होता है। अहा ये विसर्ग बनकर जुड़ता है। जैसे क्या है, हा में क्या दिया है, हलंत। जैसे कह, तो हा में हलंत है, ये हा को ना लिख करके इसका क्या लगा दिया जाएगा, विसर्ग, तो ये आ जाएगा कहा। ये हा को ना लिख के क्या लिखेंगे, ये दो बिंदु, इसको कहा जाता है विसर्ग। आया समझ में। अब हलंत क्या होता है, जैसे अपन ने व्यंजन अक्षर लिखे थे का के नीचे ये छोटी सी लाइन है, तो ये इसको क्या कहते हैं, हलंत। इसको क्या कहते हैं, हलंत। ये इस पूरे को आधा का बोला जाएगा, क्योंकि इसमें हलंत लगा है। यदि हलंत नहीं होगा तो इसमें स्वर अक्षर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, स्वर, तो इसको बोलते हैं पूरा का। अब फिर से समझ लीजिए हलंत क्या है। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर नहीं जुड़ा रहता, जब किसी व्यंजन में, ये व्यंजन में कोई स्वर नहीं जुड़ा रहता, तब उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते। ये हलंत का चिन्ह है ये। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर नहीं जुड़ा रहता तब उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे का में मैंने आपको हलंत लगा के बताया है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा। अब देखिए हलंत आप समझ गए ना, जब स्वर नहीं जुड़ा रहता तो हलंत का चिन्ह लग गया, तो ये क्या हो गया है आपका, हलंत। आया समझ में। अब रेफ, रेफ क्या होती है, रा की रेफ ही लगती है। अपन कभी कभी जैसे कर्म लिखते हैं, ऊपर रेफ लगी है, वो मात्रा किसकी चिन्ह किसका कहलाता है, रा का, रेफ का। अब देखिए व्यंजन के ऊपर लगाए गए रा को रेफ कहते हैं। किसके ऊपर लगती है, व्यंजन अक्षर के ऊपर। जैसे कर्म, गा के ऊपर भी रा की रेफ लगी है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए समझते जाइए आप। अब देखिए ये वर्ण का है, तो का में ये क्या है, रा की रेफ। ये गा है, गा में क्या है, रा की रेफ पढ़ी जाती है। आदि से निम्नानुसार भिन्न है। जैसे कर्म दिया है, कर्म में का, धन, रा हलंत वाला है ये, और धन माँ, तो ये हो गए अपना, कैसे पढ़ेंगे, कर्म। तो इसको ये रा को ना लिख करके इसकी रेफ माँ के ऊपर लग जाएगी, ये माँ से आगे बोला जाएगा रा, तो आ गया कर्म। क्रम क्या है, जिस अक्षर में ये रा की रेफ लगी है नीचे, तो इस रा की रेफ को का के बाद में बोला जाएगा। का में हलंत लगा, धन रा और धन माँ, क्रम। आया समझ में। कैसे पढ़ेंगे इसको, क्रम, नीचे वाली रेख को जिस अक्षर में लगी है उसके बाद पढ़ा जाता है। अब जैसे वर्ण, ऊपर लगी है ना, जिस अक्षर में लगी, यदि ऊपर लगी तो उसको आगे पढ़ेंगे। क्या आएगा, व छोटा वा, धन, रा छोटा रा, नीचे हलंत, धन अड़ा, वर्ण। इसको कैसे पढ़ेंगे, वर्ण। भ्रम, भा छोटा भा, नीचे रा की रेफ, मा छोटा माँ। इसको कहाँ पढ़ेंगे, भा के बाद में, तो क्या लिखेंगे, भा में रा हलंत, धन रा छोटा रा, धन मा छोटा माँ, भ्रम। आया समझ में बेटा। ये कर्म, इसका रा आगे पढ़ेंगे, क्रम, इसका रा बाद में पढ़ेंगे का के, वर्ण, इसका रा अड़ा से आगे पढ़ेंगे, भ्रम,
भा के बाद में राखी रेप पढ़ेंगे। आया समझ में? अवग्रह, अवग्रह का एस के समान, अंग्रेजी में जो एस लिखते हैं उसके समान इसका चिन्ह होता है, इसको अवग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवग्रह। चिन्ह ये एस के समान है, चिन्ह को अवग्रह कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अवग्रह। अवग्रह का कोई उच्चारण नहीं होता, इसका कोई उच्चारण नहीं होता। अवग्रह का अर्थ है कि अक्षरों या शब्दों के जुड़ने से पूर्व यहाँ पर आ था, इसको क्या मान लेते हैं? आ। इसका मतलब ये है कि ये दो शब्द जब हम जोड़ रहे हैं उसके पहले यहाँ आ था। आया समझ में? अब देखो, इस चिन्ह को बिना लिखे भी काम चल जाता है, इसको ना भी लिखें जब भी ये काम चल जाता है। अब देखिए कैसे काम चलता है इसका, देखिए एक बार और समझ लीजिए। इस चिन्ह को अवग्रह कहते हैं, अवग्रह का कोई उच्चारण नहीं होता। अवग्रह का अर्थ है कि अक्षरों या शब्दों के जुड़ने से पूर्व यहाँ आ था। इस चिन्ह को बिना लिखे भी काम चलता है, जैसे ते धन अथ, तो यहाँ हम अवग्रह बना देंगे, इनको जोड़ने से पहले क्या बना देंगे? अवग्रह। तो इसको क्या कह देंगे? ते अत्र हुआ ना, ते त्र, तो अपन को आ का उच्चारण सुनाई देता है। को अपी, तो आ ना लिख के यहाँ क्या बना देंगे अपन? अवग्रह। तो को धन अपी, इसकी संधि विग्रह करेंगे तो क्या लिख देंगे? को धन अपी बराबर कोपी। आया समझ में? आ का लोप हो गया, तो ना लिखने पर भी इसका काम चल जाता है। तो आज मैंने आपको क्या समझाए? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत, रेफ, अवग्रह। आज मैंने आपको ये समझा दिए। आपको ये कॉपी में भी करना है जिससे आपको पढ़ने में सरलता पड़े, आपसे पुस्तक पढ़ते बने कि संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है। आया आपको समझ में? तो आज मैंने आपको अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, रेफ और अवग्रह समझाए। आपको कॉपी में भी करना है। धन्यवाद।